हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग एमटीएस इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे थे। 2022 का पेपर था और ये 18वां सेट आज करने जा रहे हैं, जिसमें 17 सेट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके पहले ही कर चुके थे। ये सारे पेपर्स 10 मई को हुए थे, मतलब सेट नंबर 16, 17 और 18 ये 10 मई को हुए थे। पेपर 2 मई से 20 जून तक हुआ था बीच बीच में। तो 10 मई का तीसरा शिफ्ट हमको करना था, ठीक है ना, जो 3:30 से 5 बजे वाला होता है, तीसरा शिफ्ट हमको करना था। 17 पेपर हम लोग कर चुके थे, 18वें के बीच में आपको 15-20 दिन का गैप मिला। कारण आप लोग जानते हैं, बार बार क्या वही रिवाइज करें। कुछ मतलब ऐसी ट्रेजेडी हो गई कि हम 17 पेपर करने के बाद फिर बीच में 15-20 दिन का गैप आ गया। तो अब चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं और चलिए शुरू करते हैं आज का अपना डिस्कशन। बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं ऑलरेडी, कल वाले में भी हो चुकी हैं। तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और डिस्कस करते हैं। आप लोगों का मतलब पेपर चल रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन है, फिर कभी बात करेंगे इस बारे में। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक, पहला क्वेश्चन है इडियम या फ्रेज पूछा है। क्या पूछा, देखो इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है कि मतलब आने वाले समय में, या ये कह सकते हो कि मतलब अंत में, जैसे कोई चीज़ कोई काम चल रहा है तो कहते हैं इन द लॉन्ग रन द मैटर वाज सेटल्ड, मतलब लास्ट में फाइनली मैटर सेटल हो जाता है। तो इसमें क्या करोगे, इन द एंड, मतलब अंत में मामला सेटल हो जाता है। लैक ऑफ एनर्जी या लॉन्ग वॉक ये सब नहीं होगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें देखो पूछा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या बताना है आपको, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब ये 4 वर्ड दिए हुए हैं, इसमें जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट हो वो बताना है, ध्यान रखिएगा। तो लाइसेंस की स्पेलिंग ठीक है तो ये आंसर नहीं होगा। नेसेसरी, देखो नेसेसरी की स्पेलिंग भी एकदम से ठीक है ना, NECE नहीं, गलत है ये, नेसेसरी की स्पेलिंग गलत है। तो यही आपका आंसर हुआ। मेरे मुंह से पहले देखा तो थोड़ा कंफ्यूज कर गया था। एक्चुअली नेसेसरी की स्पेलिंग क्या होती है, NECE, ठीक है। उसके बाद SS होगा ARY, ये होता है ना नेसेसरी की स्पेलिंग। तो ये नेसेसरी गलत है, C नहीं होता, S होता है। बाकी और सारी चीज़ें ठीक थे। तो आंसर यही होगा। इंडिस्पेंसेबल की स्पेलिंग एकदम से ठीक है तो आंसर नहीं होगा। ओकेजन की ठीक है तो ये आंसर नहीं होगा। अब सबकी मीनिंग आपको पता है, फिर भी आप जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। लाइसेंस आपको पता है, लाइसेंस हिंदी अंग्रेजी में एक ही जैसा होता है। नेसेसरी जरूरी आवश्यक के लिए होता है। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है समथिंग विदाउट विच वी कैन नॉट डू, कोई ऐसी चीज़ जिसके बिना हमारा काम ना चले, वो इंडिस्पेंसेबल होता है। हिंदी में अपरिहार्य कहते हैं। जैसे आजकल मोबाइल फ़ोन हो गया है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलता, तो मोबाइल फ़ोन हैज़ बिकम इंडिस्पेंसेबल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इन आवर लाइफ, ठीक है। तो ओकेजन, अवसर के लिए यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक वर्ड बताओ। ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसके लिए एक वर्ड बताओ। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। अ पर्सन हु इज बोथ ओपन एंड शाई, एक ऐसा व्यक्ति जो ओपन हो, मतलब खुले दिल वाला भी हो। मतलब ओपन होने का मतलब क्या हुआ, एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। शाई होने का मतलब शर्मीला है, इंट्रोवर्ट हो गया। तो कोई आदमी जो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट दोनों होता है तो उसको क्या कहोगे, उसको कहोगे एम्बीवर्ट। एमबी का मतलब होता है 2, ठीक है। एमबी क्या होता है, रूट वर्ड है, किसके लिए लगता है, 2 के लिए होता है। कोई ऐसा पर्सन जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों होता है उसको एम्बीवर्ट कहते हैं, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट कौन होगा, जरा जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको आप मैच करो। इंट्रोवर्ट कौन होगा, शाई। एक्सट्रोवर्ट कौन होगा, ओपन। और दोनों होगा तो क्या होगा, एम्बीवर्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 4, एंटोनीम बताना है किसका, रिजिड का। रिजिड का मतलब क्या होता है, जो लचीला ना हो, जो फ्लेक्सिबल ना हो, ठीक है, जो हार्ड हो। तो सैटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि होती है, सेटिस्फैक्शन होता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला। तो रिजिड मतलब जो मुड़ ना सके, जो बेंडेबल ना हो, जो फ्लेक्सिबल ना हो, जो प्लायबल ना हो, जो मुड़ ना सके, जिसमें लोच ना हो। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। रिजिड का एंटोनिम फ्लेक्सिबल होगा। डिस्टेस्ट, देखो टेस्ट मतलब क्या होता है, रुचि, इंटरेस्ट होता है। डिस्टेस्ट का मतलब क्या होता है, अनइंटरेस्ट, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुपीरियर बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे आ जाओ नंबर
5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, साइनोनिम बताना है। किसका साइनोनिम, ये देखो ब्रैकेटेड पार्ट में है, ठीक है। तो सब वो तो दिख ही जाता है, क्या करना है आपको, खाली कीवर्ड पकड़ना है, यहाँ साइनोनिम दिया हुआ है। आगे आ जाओ तो क्वेश्चन पढ़ो, लिखा है नो नीड टू रीड वॉल्यूमिनस कैंपेन लिटरेचर अपोर थ्रू प्रिंटेड रिकमेंडेशंस। तो इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नो नीड टू रीड वॉल्यूमिनस कैंपेन लिटरेचर। तो वॉल्यूमिनस का मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या हुआ, यहाँ जो वॉल्यूमिनस वर्ड यूज़ किया गया है उसमें क्या आ गया, बिग अमाउंट के लिए। बिग किस में मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है, या बहुत डिटेल्ड स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिटेल्ड के सेंस में आ गया। तो इसका आप साइनोनिम बता दो। साइनोनिम क्या हो गया, माइक्रो अपोजिट हो जाएगा। रिवर्बरेट यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि रिवर्बरेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इको करना, गूंजना होता है, तो यहाँ कोई लेना देना नहीं है। स्पार्कलिंग का मतलब एकदम चमचमाता हुआ, जिसमें वो चमक होती है, ठीक है, फिर ये भी नहीं लग पाएगा। अब आप क्या करोगे, कमोडियस होगा। कमोडियस किस सेंस में यूज किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा के सेंस में यूज किया जाता है, बिग के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपका हो गया साइनोनिम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ भाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 रहा, ये क्या करना है, ये अंडरलाइन किया हुआ है। अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब या तो इसको इम्प्रूवमेंट करना होगा, या चेंज करना होगा, या एंटोनिम साइनोनिम बताना होगा। तो चूंकि वॉक डाउन 2 वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका एंटोनिम साइनोनिम तो होगा नहीं, इम्प्रूवमेंट होगा पूछा गया होगा, तो पहला ऑप्शन भी नो इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ है। दैट मीन्स हमारा गेस सही निकला, ठीक है। तो लिखा है कि ही हेल्ड द रेलिंग, उसने रेलिंग को पकड़ लिया। हेल्ड का मतलब वो कस के पकड़ लिया, ठीक। एज, कब पकड़ लिया उसने रेलिंग को, एज ही वॉकड डाउन द स्टेयर्स। भाई वॉकड तो ठीक है, ठीक, वॉकड तो ठीक है, लेकिन डाउन में ईडी क्यों लगाओगे, वॉकड डाउन द स्टेयर्स, जब वो सीढ़ियों से उतर रहा था। तो वॉकड डाउन, यहाँ देखो डाउन्स लिखा हुआ है, नहीं होगा। ये वॉक डाउन, डाउन तो लिखा है लेकिन यहाँ वॉक लिखा हुआ है। अच्छा, वॉक नहीं हो पाएगा क्योंकि पहली वर्ब क्या है, सेकेंड फॉर्म में, पास्ट में है। तो दूसरी भी क्या चाहिए थी, वॉक्ड चाहिए था, डाउन चाहिए था, तो ये चौथा वाला हो जाएगा, ठीक। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, वो वर्ड जिसकी स्पेलिंग गलत है। बताओ किसकी स्पेलिंग गलत है, सली, इसकी स्पेलिंग सही है, आंसर ये नहीं होगा। डिप्राइविटी की स्पेलिंग सही है, डिप्राइव, मेन वर्ड क्या है इसका, डिप्राइव से बना हुआ, डिप्राइविटी नाउन हो गया, ये गलत हो जाएगा। मोरालिटी में स्पेलिंग क्या होती है, MORAL, मॉरल होता है ना, MORAL, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मोर लिखा है, मोरलिटी नहीं होता, मोरालिटी होता है, तो ये गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया, यही हो गया। आर्सेनल की स्पेलिंग सही है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। मीनिंग जानना चाहते हो तो बताओ। सली का मतलब क्या होता है, बहुत ही डर्टी, मैला कुचैला, जो गंदा होता है, ठीक है, जो साफ ना हो, अनटाइडी कह सकते हो इसको, तो ये हो गया अनटाइडी, ठीक। डिप्राइविटी का मतलब क्या होता है, डिप्राइव से बना हुआ, डिप्राइविटी मतलब होता है किसी चीज़ से आप वंचित हो, खासतौर से मॉरलिटी से आप वंचित हो। इमोरलिटी, डिप्राइविटी क्या हो जाएगा, इमोरलिटी, अनैतिकता। और आर्सेनल का मतलब क्या होता है, शस्त्रागार। शस्त्रागार का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हथियार वगैरह रखे जाते हैं, उसको कहा जाता है आर्सेनल। आंसर आपका कौन सा है, नीड टू क्लियर, तो बता चुका हूँ, मोरालिटी आपका आंसर होगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका 8। तो 8 नंबर में क्या है, देखो क्वेश्चन बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन यहाँ देख रहा हूँ कि एक पार्ट को क्या किया है, ब्रैकेट में किया है, और यहाँ लिखा है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक। नो करेक्शन रिक्वायर्ड का मतलब जो ब्रैकेटेड पार्ट है, अगर वहाँ पे कुछ करेक्शन की ज़रूरत है तो करो, अदरवाइज नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सेंटेंस पढ़ के देख लो, वन ऑफ द मेन क्लाइंबिंग रूट्स, ठीक है, अगर आप पहाड़ वगैरह पे चढ़ रहे हो तो क्लाइंबिंग रूट में जो मेन क्लाइंबिंग रूट्स हैं उनमें से मुख्य एक, अप्रोचेज द समिट फ्रॉम द साउथ ईस्ट। कहाँ, समिट पे, समिट मतलब क्या हुआ, टॉप पे, पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है, कहाँ से, साउथ ईस्ट से। और कहाँ के साउथ ईस्ट से, नेपाल के साउथ ईस्ट से। तो क्या आपने आर्टिकल में कहीं पढ़ा है कि नेपाल जो कंट्री है, नेपाल के पहले दा लगता हो, ऐसा कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा। कुछ कंट्रीज के पहले दा लगता है, ठीक है, कौन कौन से, जैसे फिलीपींस है उसके पहले दा लगेगा, नीदरलैंड्स है उसके पहले दा लग जाता है, कुछ कंट्रीज हैं।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड लगा हो, रिपब्लिक लगा हो, यूनियन लगा हो, फेडरेशन लगा हो तो उनके पहले दा लग जाता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इन सब के पहले दा लगता है। नेपाल के पहले दा नहीं लगना चाहिए, तो इन नेपाल ढूंढो। इन नेपाल कहाँ है? ये है इन नेपाल। ठीक है, यहाँ भी दा लगा, यहाँ भी दा लगा, वही बड़ा जो छोड़ के आ रहे हैं वही यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गए? पहला वाला आंसर होगा। आगे आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में क्या है बेटा? देखो यहाँ लिखा है नो एरर, इसका मतलब इस सेंटेंस में कहीं एरर ढूंढो। एरर ढूंढो, क्या लिखा है? आई होप दैट वी विल अराइव एट द आइडियल ट्रेड ऑफ सून। वी होप, हम उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी ही आइडियल ट्रेड ऑफ पर पहुंच जाएंगे। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? एक समझौता होता है, एक कंसेंसस, एक निष्कर्ष, ठीक है, एग्रीमेंट होगा। तो आई होप, हमें उम्मीद है कि वी विल अराइव एट द आइडियल ट्रेड ऑफ, मतलब एक आइडियल एग्रीमेंट पर हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। आई होप प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वी विल अराइव फ्यूचर में, उम्मीद जो होगी वो आपकी फ्यूचर में जाएगी, और इसके सेंटेंस में कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। तो आप चलिए कहाँ पे? नो एरर पर। ठीक, ये एक्सप्लेन करना मुश्किल है कि नो एरर क्यों है। एरर होती तो एक्सप्लेन कर लेते, ये बात पहले भी कई बार कह चुका हूँ। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 में क्या है जी? 10 में यहाँ मुझे एडीएम लिखा हुआ दिख रहा है, तो एक झलक मिल गई ना अगर एडीएम की, तो समझ में आ जाता है मुझे कि यहाँ क्या करना होगा। ठीक है, आ जाओ। तो लिखा है सूजी, ठीक है, सूजी हैज सच स्ट्रांग रिजेम्बलेंस टू केट विंसलेट। सूजी एक लड़की है जिसकी इतनी स्ट्रांग रिजेम्बलेंस है, मतलब उसकी शक्ल केट विंसलेट से इतनी ज़्यादा मिलती जुलती है कि समटाइम्स पीपल वुड आस्क हर फॉर हर ऑटोग्राफ। कभी कभी लोग उससे ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं, मतलब इतना वो उसकी शक्ल मैच करती है, लोग सूजी को केट विंसलेट मान लेते हैं। तो बहुत स्ट्रांग रिजेम्बलेंस के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? स्ट्रांग रिजेम्बलेंस को जब इडियम में यूज करोगे तो होगा डेड रिंगर। डेड रिंगर का मतलब जब दो लोगों की शक्ल बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलती जुलती है तब के लिए होता है। ठीक है, अब बाकी जो इडियम्स हैं उनको समझ लो। तो गो बनानाज, गॉन लिखा हुआ है लेकिन गो बनानाज, फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? गो बनानाज। गो बनानाज का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली एक्साइटेड या एंग्री। जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि यू हैव गॉन बनानाज, मतलब एक्सट्रीमली एक्साइटेड या एक्सट्रीमली एंग्री। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है हर फन मौला। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हर फन मौला, मतलब क्या हो? ऑलराउंडर कह सकते हो, जो हर काम में माहिर होता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। पाउंड द पेवमेंट, पाउंड द पेवमेंट, पेवमेंट क्या होता है? जहाँ पर हम लोग पैदल चलते हैं सड़क के किनारे, उसको पेवमेंट कहा जाता है। पाउंड द पेवमेंट का मतलब क्या होता है? जॉब की तलाश में, रोजगार की तलाश में, नौकरी के काम की तलाश में गलियों भटकना, उसी को कहा जाता है पाउंड द पेवमेंट। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसमें क्या दिया हुआ है भाई? क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ यार। हाँ, तो ये खाली जगह दी हुई है, चलो लगाते हैं यहाँ पर। द मैन हु इज सपोज्ड टू बी प्रोटेक्टिंग देम, वो आदमी जिसके बारे में ये माना जाता है कि वो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, इज सम हाउ देयर फियरसेस्ट, वो किसी ना किसी तरह से है उसका फियरसेस्ट एंड मोस्ट डैश एनिमी। तो जब फेलर का मैं आप लोगों को समझा रहा था तो मैंने एक बात बताई थी कि ये एंड दिया हुआ है, ठीक है, एंड के बाद मोस्ट लिखा है। अब ये फियरसेस्ट क्या, ये फिर सुपरलेटिव डिग्री है कि नहीं? फियरसर फियरसेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है ये, और मोस्ट के साथ यहाँ हमको क्या लगानी पड़ेगी? मोस्ट लग गया तो पॉजिटिव डिग्री लगानी पड़ेगी। लेकिन वर्ड कैसा होगा? जैसे ये फियरसेस्ट है, अच्छा एंड से जोड़ रहे हो तो सिमिलर चीज़ें जुड़ेंगी। तो फियरसेस्ट एक निगेटिव वर्ड है, फियर्स मतलब होता है डरावना सा होगा, तो अब ये फियरसेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में डरावना हो गया। तो मोस्ट के बाद जहाँ जो वर्ड आएगा वो भी किसी निगेटिव सेंस वाला वर्ड आएगा, ठीक है, डरावना या इस टाइप का। तो चलो देख लेते हैं जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें क्या आ रहा है, कौन सा वर्ड आ रहा है। चारों की मीनिंग देखो। कोडिशियन, ठीक है, तो कोटिडियन का क्या मतलब होता है? कोटिडियन का मतलब होता है डे टू डे, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उसके लिए लगता है। डे टू डे मतलब नित्य प्रति वाला। तो ये तो यार
टाइम के लिए यूज कर लिया गया तो ये तो होगा नहीं। मतलब क्या हुआ, रेगुलर जो हमारा रोज़मर्रा वाला, ये नहीं होगा। इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल का मतलब क्या हुआ, स्टोन हार्टेड। स्टोन हार्टेड का मतलब क्या हुआ, अनकाइंड। कोई आदमी जो पत्थर दिल है, मतलब क्या हुआ, अनकाइंड हो गया। तो अब ये फियर्सेस्ट मतलब क्या हुआ, डरावना सा, खूंखार सा हो गया। तो अनकाइंड का मतलब क्या हुआ, निर्दयी हो गया। अब एनिमी है तो वही होगा। तो हमको ये वर्ड फिलहाल अभी सुटेबल लग रहा है। पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है, पैदल यात्री जो फुटपाथ पर पैदल चलते हैं, तो पेडेस्ट्रियन हो गया। ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या होता है, खुले आम, ओपनली होता है ये। तो इसमें कोई नहीं लगा, ना ये लगा ना ये लगा, तो वही आप इम्प्लेकेबल लगा लीजिए, सबसे सुटेबल वही है। ठीक है, अब किसके साथ में, फियर्सेस्ट के साथ में, तो आप इम्प्लेकेबल ही लगाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 में फिर से क्या है, वही फेलर रिपीट कर दिया। तो लिखा है बिफोर अबाउट 1830। ठीक है, कह रहे हैं कि लगभग 1830 के पहले की बात है। डैश सरमन्स, सरमन्स का मतलब क्या होता है, उपदेश। ट्रैक्ट्स, ट्रैक्ट्स एंड एड्रेसेस। आगे लिखा है रूटीनली ब्रोच्ड फीमेल इनटेम्परेंस। ठीक है ना, तो इन्होंने कहा कि ब्रोच का मतलब क्या हुआ, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। फीमेल इनटेम्परेंस, फीमेल का मतलब क्या हुआ, हो गया नारी। और इनटेम्परेंस का मतलब क्या होता है, असंयम। टेम्परेंस किसके लिए यूज किया जाता है, संयम के लिए। ठीक है, तो क्या, कौन सी चीज़ों ने इनके संयम को, इनके धैर्य को तोड़ दिया, बताओ किसने तोड़ दिया। तो तोड़ा होगा किसने, सरमन से, जो बहुत ढेर सारे उपदेश वगैरह लिए दिया करते हैं लोगों को। तो उन उपदेशों से लोग कभी कभी ना ऊब जाते हैं। तो ऊब के क्या करेंगे कि ऊब के धैर्य टूट जाता है, धैर्य खत्म हो जाता है। तो मुझे फिलहाल इसमें जो सुटेबल वर्ड लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, देखो तो पहले सारी मीनिंग देख लो। कांग्रुएंस, टेम्परेंस का मतलब क्या होता है, संयम, सेल्फ कंट्रोल कह सकते हो इसको, संयम हो गया। दूसरा वर्ड क्या हो गया, कांग्रुएंस। कांग्रुएंस का क्या मतलब होता है, देखो कांग्रुएंस का मतलब होता है एनालॉगी। एनालॉगी की मतलब रीजनिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा, समरूपता। ठीक है, ये हो गया। कन्फ्लुएंस का मतलब क्या हो गया, संगम। संगम का मतलब क्या होता है, जब दो नदियाँ एक जगह मिलती हैं तो मिलना हो जाता है, इधर से ये गए इधर से ये गए, जहाँ मिल गए वो क्या हो गया, संगम हो गया। ठीक, कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है। और लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ कहीं इकट्ठा होती है तो उसको भी हम लोग कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है सरमन्स। सरमन्स के लिए ना तो ये कांग्रुएंस सरमन होगा ना तो कॉन्फ्लुएंस सरमन होगा, ये गोली मारो। एफ्लुएंस का मतलब होता है रिचनेस, अमीरी की बात हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे रिचनेस सरमन से ये भी बात नहीं होगी, सरमन्स नाउन है और इन्फ्लुएंस ये भी नाउन है, ये लग नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या लग दिया जा रहा है, तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है सरमन है, ट्रेट है, एड्रेस, रूटीनली यहाँ पर फीमेल इनटेम्परेंस है, तो हम यही वाला वर्ड ले रहे हैं, टेम्परेंस ही उस टॉपिक से मैच करता हुआ है। तो आपका यहाँ ऑप्शन क्या होगा, टेम्परेंस लगेगा। ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्या करना है, यहाँ पे देखो नो एरर दिख रहा है, लिखा है ही हैड टू रिबेल अगेंस्ट हिज फादर। उसको अपने फादर के खिलाफ रिबेल करना पड़ेगा, विद्रोह करना पड़ा। क्यों, टू बिकेम अ म्यूजिशियन। देखो यहाँ टू के बाद क्या लगी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। याद करो मैंने आप लोगों को कई बार ये बात बताई है कि वर्ब के साथ एस, टू के बाद वर्ब में एस लगेगा, या फर्स्ट फॉर्म होगी या सेकेंड फॉर्म होगी या थर्ड फॉर्म होगी, या टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। तो ये तो कभी नहीं लगता, टू के साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कभी नहीं लगती, कभी कभार वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। और डिटेल में जाना हो तो हमारा वो वीडियो देख ले जिसमें हमने वर्ब फॉर्म को पढ़ा रखा है। गलती क्या हो गई, टू के साथ बिकेम नहीं होगा, पहले भी ये बात बहुत बार आ चुकी है। टू के बाद बिकेम नहीं होगा, टू बिकम होगा। गलती कहाँ मिल गई आपको, ये बिकेम गलत हो गया, आंसर कौन सा हो गया, 3 वाला होगा। अब आगे आ जाओ धीरे से, हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो इतना अंडरलाइन किया गया है, तो अंडरलाइन करने का मतलब हुआ या तो इम्प्रूवमेंट होगा। ऑप्शन देख लो, यहाँ नो इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब जो गेस लगा रहे थे वही होगा। ठीक, पढ़ लो, लिखा है, पहले इसको क्लियर कर दूँ तब आपको बताता हूँ। लिखा है कि ही एनलिस्टिंग इन आर्मी, ही एनलिस्टिंग, अच्छा ही को अंडरलाइन नहीं किया गया है, नहीं तो हिज कर देते उसको, सही होता है हिज एनलिस्टिंग इन द आर्मी। ही एनलिस्टिंग
इन द आर्मी एंड कनेक्टर होगा, एंड के बाद क्या लिखा है, वेंट लिखा है। हमारा काम हो गया। टू वार व्हेन ही वाज ओनली 18, जब वो केवल 18 साल का था तभी। तो ये एंड लगा हुआ है, एंड के बाद क्या लगी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो एंड के बाद अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो एंड के पहले भी क्या होनी चाहिए थी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो एनलिस्टेड, ढूंढो जरा एनलिस्टेड कहाँ है, ये है नहीं। एनलिस्टेड यहाँ दिया है, यहाँ दिया है। अब एनलिस्टेड इन द आर्मी या एट द आर्मी, तो एट द आर्मी नहीं होगा, एनलिस्टेड इन द आर्मी होगा। तीसरा वाला क्वेश्चन हो गया। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में अपने। ठीक है, तो 15 में क्या है भाई, ये देखो 15 में साइनोनिम बताना है आपको, किसका, फेटिस का साइनोनिम बताना है। तो जरा बताओ कि फेटिस की क्या मीनिंग होती है, पहले ये हमको बता दो तो फिर हम आगे बढ़ाएं इसकी कहानी को। तो फेटिस क्या होगा, फेटिस का मतलब क्या होता है, एक तो स्टैचू होता है या फिर विश कह सकते हो इसको, ठीक है ना। फेटिस एक मीनिंग क्या होती है इसकी, स्टैचू या आइडल, मूर्ति वगैरह के लिए यूज किया जाता है स्टैचू या आइडल। लेकिन इसी की एक मीनिंग और है, विश, इच्छा के लिए यूज किया जाता है। ठीक, आप डिक्शनरी में देखोगे तो जनरली आपको क्या मिलेगा, स्टैचू या आइडल ही मिलेगा। ठीक है, तो विश भी इसकी मीनिंग होती है और वही यहाँ पे दी गई है डिज़ायर के सेंस में, क्योंकि रिक्वायरमेंट, ऑकवर्ड और लर्निंग ये इनका कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक उसकी किसी भी मीनिंग से। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 में। तो आ जाओ, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें क्या है, एरर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है बिफोर जेरी कुड स्टॉप हिम, बिफोर जेरी कुड स्टॉप हिम, इससे पहले कि जेरी उसको रोक पाए, कुड के साथ स्टॉप सही है। डेनियल बाउंडिंग ऑफ द बेड, बाउंडिंग ऑफ द बेड, सीज्ड जेरीज डेस्क लैम्प, अब देखना, और स्टार्टेड बीटिंग हिमसेल्फ। अब आ जाओ, कहानी वही है जो इसके पहले मैंने एक बार आपको बताई है। लास्ट से आओ, ये एंड है, कनेक्टर है, इसके बाद क्या लगी है, स्टार्टेड बीटिंग। स्टार्टेड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एंड के बाद। और सीज्ड क्या है, सीज्ड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और यहाँ कामा लगा हुआ है। तो दो वर्ब पहले लगी हैं, बाउंडिंग ये लगी हुई है, दो वर्ब पहले लगी हुई हैं, एक वर्ब एंड के बाद लगी है। तो एंड के एक पहले और एक बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म है अगर, तो ये बाउंडिंग भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि ये बाउंडिंग की जगह पे होती बाउंडेड, और आपके एरर कहाँ हो गई, टू वाले में। कारण समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया होगा। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में क्या कर रहे हैं, इस सेंटेंस को एक वर्ड में आप बताओ। लिखा हुआ अ पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर्स, एक पोर्टेबल केस, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, हाथ में लेकर के जाने लायक होता है। क्या रखने के लिए, पेपर्स और ड्राइंग्स वगैरह रखने के लिए एक बैग होती है जो आप हाथ में लेकर के आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। अच्छा, कैश क्या होता है, कैश होता है गुप्त स्थान, सीक्रेट प्लेस के लिए यूज किया जाता है। आर्काइव्स का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं, अभिलेखागार हिंदी में कहते हैं। क्रेच का मतलब क्या होता है, छोटे बच्चों के रहने की जगह होती है, जहां वर्किंग कपल होते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो अपने बच्चे को क्रेच में रख देते हैं। सुबह से शाम तक वो लोग देखभाल करते हैं, शाम को जब ये लोग ऑफिस से लौटते हैं तो अपने साथ बच्चे को ले जाते हैं, उसको क्रेच कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 अपना। तो 18 में क्या पूछ रहे हैं, देखो इतना अंडरलाइन किया, सॉरी अंडरलाइन नहीं है, ब्रैकेटेड पार्ट है। तो ब्रैकेटेड होने का मतलब एक वर्ड है चूंकि, तो इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है या एंटोनिम साइनोनिम भी हो सकता है। यहाँ लिखा है एग्जैक्टली अपोजिट इन मीनिंग, अपोजिट इन मीनिंग का मतलब आपको एंटोनिम बताना है, स्लगिसली का। ठीक है, जनरली स्लगिसली का मतलब क्या होता है, लेजीली, आलस्य में, एकदम सुस्त ढंग से। लिखा है द कंपनी हैज रिस्पॉन्डेड, कंपनी ने रिस्पॉन्ड किया स्लगिसली टू दी चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे थे कंपनी ने उसको बहुत ही स्लगिसली रिस्पॉन्ड किया। स्लगिसली का मतलब क्या हुआ, बहुत टाइम टेकिंग, मतलब रिस्पॉन्ड करने में महीना 6 महीना लगा दिया, या बहुत ही सुस्ती, बहुत ही आलस्य, बहुत धीमे, बहुत ही एक्टिवली और बहुत ही एनर्जेटिकली नहीं है, एक्टिवली नहीं, बहुत ही स्लो ढंग से, समझ गए। सिमिलरली तो कोई मतलब नहीं आ रहा। अपैथेटिकली का मतलब क्या हुआ, अनइंटरेस्टिंगली, जिसमें हमको कोई रुचि नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होता, पैथेटिकली कोई सेंस नहीं आ रहा है स्लगिसली का, तो ये नहीं आएगा। प्रॉम्प्टली का मतलब क्या हुआ, बहुत ही एक्साइटेडली, बहुत ही जोश में,
हाँ, तो ये आपका क्या आ गया, एंटोनीम मिला आपको। ठीक है, तो स्लगिसली का मतलब ये हो गया लेथार्जिकली। लेथार्जिकली का मतलब क्या होता है, लेजीली। लेजी मतलब होता है ना आलसी, तो इसी को बना दो लेजीली। तो लेथार्जिक आलसी हो गया, लेजी आलसी हो गया, स्लगिस आलसी हो गया, ये साइनोनिम हो गए। प्रॉम्प्टली का मतलब होता है बहुत ही एनर्जेटिकली, बहुत ही जोश के साथ। तो ये आपका सीधा सीधा एंटोनीम हो गया। आंसर कौन सा होगा, 3 वाला हो गया। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। फिर से क्या है, खाली जगह भरो। लिखा है सोसाइटीज नीड टू डेवलप हाईली डैश बिहेवियरल रूल्स फॉर सर्वाइवल। सोसाइटी नीड टू डेवलप, हमारे समाज को ज़रूरत है कि वो डेवलप करें हाईली डैश बिहेवियरल रूल्स, हमारे व्यवहार से रिलेटेड रूल्स फॉर सर्वाइवल, मतलब अस्तित्व के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए समाज को ज़रूरी है कि बहुत जल्दी के साथ वो कैसे रूल्स डेवलप करेंगे। ये बताओ कैसे रूल्स डेवलप करना है, समाज से रिलेटेड है। तो मैच्ड बिहेवियरल रूल्स या एडॉप्टेड या रीएडजस्टेड या एडॉप्टिव। तो अब देखो ये मैच्ड और रीएडजस्टेड तो लगेगा नहीं। एडॉप्टेड का मतलब क्या होगा, ये गोद लेने वाला होता है, ये एडॉप्ट ADOPT वाला गोद लेने वाला होता है। और ये जो ADAPT होता है ये क्या होता है, अनुकूलन करने वाला होता है, अनुकूल कर लेना। तो देखो अगर आप बिहेवियरल रूल्स डेवलप कर रहे हो तो समाज में कैसे होने चाहिए, वो एडाप्टेबल होना चाहिए। ये वाले मतलब हम जिसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकते हैं, तो इसलिए क्या लगाओगे, एडाप्टिव होना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाओ 20 में। तो 20 में क्या है भाई, देखो 20 में फिर से एक बार ब्रैकेटेड खाली जगह दी हुई है, उसको भरो। तो दिया एट फर्स्ट, मतलब सबसे पहले इट लुक्ड एज डैश अंकल वर्नन वुड मैनेज टू ग्लॉस द होल थिंग ओवर। मतलब शुरू में ऐसा लग रहा था कि अंकल वर्नन जो है वो हर चीज़ को, मतलब पूरी चीज़ को मैनेज कर लेंगे, ऐसा लग रहा था मानो कि। तो मानो कि एज के साथ क्या यूज करते हैं, मानो कि में हम लोग यूज करते हैं एज इफ, या फिर हम यूज करते हैं एज दो। ठीक है, यही दो की गुंजाइश है। एज इफ दिया नहीं है तो क्या लगाओगे, एज दो लगाओगे। और कहाँ दिया हुआ एज दो, ये थर्ड वाला हो गया। ये थॉट है, ये थ्रू है, ये थ्रू आउट है, ये नहीं होगा। एज दो मतलब होता है मानो कि, तो ये लगा दो, कंजंक्शन भर दिया। अब आओगे क्वेश्चन नंबर 21 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक होता क्या है ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, 17 पेपर आगे पीछे लगा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीधे, पहले पैसेज को पढ़ लो, उसके बाद एक एक करके भरेंगे। पढ़ के देखो, लिखा हुआ इफ़ यू एंजॉय डैश क्राइम शोज ऑन टीवी। अगर आप टीवी पर क्राइम शो देखना पसंद करते हैं तो ठीक सीधी सी बात है, टीवी लिखा हुआ है, टीवी पर क्राइम शो सुनेंगे कि देखेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, इफ़ यू एंजॉय वाचिंग क्राइम शोज ऑन टीवी। बाकी ये कॉलिंग आउट, राइटिंग और मेकिंग का कोई मतलब नहीं, पहला भर चुके हो। कोलोकेशन में टीवी देखने के लिए सुटेबल वर्ड वही है। आगे लिखा है अगर आपको टीवी पर क्राइम शो देखने का शौक है तो आपको पता होगा कि फिंगरप्रिंट्स प्ले अ लार्ज रोल इन डैश पीपल। फिंगरप्रिंट, क्राइम शो देखोगे, क्राइम पेट्रोल टाइप का, CID टाइप का, तो आपको पता चलेगा कि लोगों को डैश करने में फिंगरप्रिंट का बड़ा रोल होता है। तो फिंगरप्रिंट का बड़ा रोल होने का मतलब क्या करता है, फिंगरप्रिंट लोगों को पहचानता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन डैश, तो यहाँ पहचानने के लिए लगेगा, और इन लगा है तो इन के बाद क्या आएगी, वर्ब की ING फॉर्म आएगी। तो पहचानने के लिए रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग, इस तरह का कोई वर्ड आना चाहिए। बट किंतु यू माइट बी डैश टू फाइंड आउट दैट, आप डैश होंगे, आपकी मानसिक प्रतिक्रिया, आप खुश हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, ऐसा कुछ होगा। आगे पढ़ के देखते हैं। यू माइट बी डैश टू फाइंड आउट दैट, आपको ये पता चलने पर डैश होगा कि यूजिंग फिंगरप्रिंट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। लो, जो हम कह रहे थे वो मिल ही गया भैया, देख लो। यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए ना, आइडेंटिफिकेशन यहाँ लगा है, तो सीधे सीधे यही की वर्ब यहाँ लगा दो, आइडेंटिफाइंग। ये मुझे जहाँ तक उम्मीद है 99% यही होगा, आइडेंटिफाइंग होगा। इन्होंने कहा कि यूजिंग फिंगरप्रिंट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन इज नॉट अ न्यू साइंस। आइडेंटिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट को यूज करना कोई नया साइंस नहीं है। इनफैक्ट इट इज़ वेरी ओल्ड, ये बहुत पुराना है। डैश बैक एटलीस्ट एज फार एज 1885 टू 1930 BCE, ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। इतना
पहले। तो अब यहाँ बैक लिखा है तो इट दो चीज़ होती है, गोज बैक, अगर आदमी चल के पीछे जाता है तो गोज बैक, और डेट्स बैक का मतलब क्या होता है, जब आप तिथि बताते हैं किसी चीज़ की 300 साल पुरानी है तो क्या होता है, इट गोज बैक नहीं, तो क्या होगा, इट डेट्स बैक। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर वही लग सकता है, डेट्स बैक। ठीक है, डेट के लिए लगा हुआ है। आगे लिखा इन बेबीलोन, बेबीलोन जानते हो, बेबीलोनियन सभ्यता आप लोगों ने पढ़ी है कि बेबीलोनिया में When people agree to a business contract, जब लोग किसी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पर सहमत हुआ करते थे तो दे प्रेस्ड देयर फिंगरप्रिंट्स, तो वो अपने फिंगरप्रिंट्स प्रेस किया करते थे इनटू द क्ले। क्ले का मतलब क्या होता है, नरम मिट्टी होती है, उस पर फिंगरप्रिंट अंगूठा लगाओगे तो छप जाता है, बाद में सूख जाता है वो, तो आपके फिंगरप्रिंट्स वहाँ बने रहते हैं। इन विच कॉन्ट्रैक्ट्स वर रिटन, मतलब ऐसी क्ले जिस पर कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता था उस पर लोगों को अंगूठा लगाना पड़ता था, बाद में उसको सुखा लिया जाता था, पक्का हो जाता था। आगे लिखा है डैश हैव आल्सो बीन फाउंड ऑन क्ले। ठीक है, क्ले फाउंड ऑन क्ले सील्स फ्रॉम एंशिएंट चाइना। अच्छा, तो ये चीज़ें मतलब इसके एविडेंस चाइना से भी देखने को मिले हैं। तो अब एक एक करके हम इसको क्या करते हैं, भर के देखते हैं। पहले वाले के लिए हमको मिल ही चुका है वाचिंग, नेक्स्ट वाले के लिए आ जाओ। तो ये रहा आपका नेक्स्ट वाला, मतलब क्या हुआ, फिलर नंबर 2। यहाँ पे हमने कहा था कि फिंगरप्रिंट का यूज़ बहुत पहले ज़माने से लोगों को डैश करने के लिए यूज़ किया जाता रहा है। यहाँ आइडेंटिफिकेशन दिया है, ये मिल गया हमको आइडेंटिफाइंग, तो इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर ये मास्किंग, पोर्ट्रेइंग, पर्ट्रेनिंग का चॉटलिंग होगा ही नहीं, पहचानने के लिए यही मिला हुआ है। नेक्स्ट भी आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपका कौन सा मिला, ये रहा फिलर नंबर 3 है। फिलर नंबर 3 आ जाओ भैया, काहे नहीं आए, ये फिलर नंबर 3। यहाँ क्या लगाना है, माइट बी डैश। तो इन्होंने कहा कि आपको ये जानकर बड़ा डैश होगा कि ये जो फिंगरप्रिंट का यूज है ये कोई नया साइंस नहीं है, बहुत साल पुराना ये होगा। तो आप क्या होंगे, आप ये जानकर के सर्टेन होंगे कि ब्लॉक्ड होंगे कि कैलकुलेबल, ये तो होगा ही नहीं कि आप सरप्राइज्ड होंगे, तो ब्लॉक्ड कैलकुलेबल होंगे। यू माइट बी सर्टेन या यू माइट बी सरप्राइज टू फाइंड, तो यू माइट बी सरप्राइज, जब आपको ये पता चलेगा ये कोई नया साइंस नहीं है, बहुत पुराना साइंस है, बहुत पहले से चला आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सरप्राइज लगाएंगे, सर्टेन नहीं लगाएंगे। आ जाओ नेक्स्ट वाले में, क्वेश्चन नंबर 24 और फिलर नंबर 4। तो ये रहा आपका फिलर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर ये रहा 4। वेरी ओल्ड डैश बैक एट लीस्ट एज फार एज 1885 या 1913 BCE। ठीक है, तो ये बहुत पुराना है और इसकी डेट इतने पीछे जाती है, तो यहाँ क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, गोइंग बैक नहीं लगाओगे। देखो भाई, इट इज़ वेरी ओल्ड, तो इज के साथ हम क्या लगाएंगे, ING फॉर्म में अगर लगाना चाहो तो लगाओ, लेकिन गो, मैंने कहा था गो बैक तब लगता है जब हम पीछे हटते हैं पैर से, समय पीछे जाता है तो गो बैक नहीं लगाएंगे, तब क्या लगाएंगे, समय के लिए डेटिंग बैक लगाओगे, पोर्ट्रेइंग और स्टेटिंग बैक नहीं, समय के लिए लगा है। आगे देखो लो, यहाँ पे सन लिखा हुआ भी है तो इसलिए हम डेटिंग बैक लगाएंगे। अब एक फिलर और आपके पास रह गया है भरने के लिए, ये आया फिलर नंबर 25। ठीक, अब यहाँ पर क्या लगाओगे, तो इन्होंने कहा कि डैश हैव आल्सो बीन फाउंड ऑन क्ले सील्स एंशिएंट चाइना, से भी क्ले सील पर, मतलब क्या हुआ, मिट्टी, गीली मिट्टी के सील पर डैश चीज़ें पाई गई हैं। तो किसकी चर्चा यहाँ पे कर रहे हो, फिंगरप्रिंट की ही तो बात कर रहे हो ना, तो फिंगरप्रिंट की बात कर रहे हो। अब यहाँ क्या लगाओगे, थंबप्रिंट्स लगाओगे या स्कल्प्टर्स लगाओगे। यहाँ स्कल्प्टर का क्या लेना देना है, पेंटिंग्स की ये पैसेज में चर्चा नहीं हुई है। आ जाओ फुटप्रिंट्स की या थंबप्रिंट्स की, तो फुटप्रिंट की बात तो आई थिंक नहीं हुई है, जब भी हुई है थंबप्रिंट की, फिंगरप्रिंट की बात हुई है ना, तो ये देखो फिंगरप्रिंट की बात हुई है। फिंगरप्रिंट में फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान नहीं आएंगे, उंगलियों के निशान आएंगे। और कितनी बार फिंगरप्रिंट लगे हुए हैं देख लो, यहाँ भी फिंगरप्रिंट लिखा हुआ है, ये को यहाँ भी फिंगरप्रिंट लिखा है, देखो यहाँ भी फिंगरप्रिंट लगा हुआ है। तो 2-3 जगह तो मैंने दिखा दिया, और भी 1-2 जगह हो सकता है, एक झटके में इतना मुझे दिखा। तो फिंगरप्रिंट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, थंबप्रिंट्स लगाएंगे, फुटप्रिंट्स नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपके कितने हो गए, 25 क्वेश्चन हो गए, किसके, सेट नंबर 18 के हो गए। ठीक है, तो सेट भैया इसमें बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको बोला था कि करीब 50 के आसपास सेट हैं, 57 सेट हैं। पेपर आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। मैंने कहा था कि आपके एग्ज़ाम के पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, पर नहीं कर पाया, कारण आपको पता है। 18 हो गया है,
चलता रहेगा, ऐसे ही डेली डेली एक एक देते रहेंगे। जितने हो चुके हैं उन पे आप प्रैक्टिस करिए, और पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। अब 2022 वाला 21 वाला भी अब MTS वाला पेपर वहाँ से उठा करके प्रैक्टिस कर लीजिए। इधर डेली ये कंटिन्यू रहेगा आपका, जिसका जिस दिन पेपर होगा पूरे कूल माइंडेड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कूल माइंड, सब कुछ आप रहिएगा। अगल बगल वालों का ध्यान मत दीजिएगा, कौन क्या कूद रहा है, नाच रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। आप अपने पर कंसंट्रेट करिए, अपने पर फोकस करिए, कान में रुई डाल के बैठे रहिए, कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं देखना है, ठीक है। किसी से झगड़ा करके मत निकलिएगा, एकदम कूल माइंडेड निकलिएगा, ताकि मूड एकदम से फ्रेश रहे। शुरू के 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे हैं, गड़बड़ हो जाते हैं, तो मूड को अपसेट मत करिएगा, ठीक है। मूड को ठीक रखिए, अपसेट मत करिएगा। आगे आपके लायक क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन 90 के 90 कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मेरी सलाह है आप लोगों को। बाकी आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरा आशीर्वाद है आप लोगों के साथ, ठीक है। और जो अंदर से फीलिंग्स हैं वो आप लोगों के साथ हैं, तो आप लोग बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो इसी उम्मीद और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ये सेशन वाइंड अप करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में अगले दिन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।